नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो देश के बच्चों से लेकर युवाओं तक का भविष्य निर्माण करता है। इसलिए देश की शिक्षा व्यवस्था में देश की सांस्कृतिक चेतना के साथ साथ उसके भविष्य के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट नजर आना चाहिए। भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता देती नई शिक्षा नीति को आखिरकार लगभग 3.5 दशक के लंबे इंतजार के बाद 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली। और साथ ही आपको बता दें कि आज शिक्षक दिवस भी है और भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा और गुरुकुल पद्धति का एक स्वर्णिम दौर रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च शिक्षा मंत्री रहते प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करवाया था। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना। उन्होंने साल 2021-22 से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करवाया और इसके लिए 23 सदस्यीय टास्क फोर्स समिति का गठन हुआ और इसकी मॉनिटरिंग खुद डॉक्टर मोहन यादव ने की। वहीं यूजीसी ने भी प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बनाए गए यूजी के पाठ्यक्रमों को सहारा था और इसकी पढ़ाई के लिए अलग से 3 साल की किताबों और ई कंटेंट तैयार करवाया। डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं को कौशल अधिकृत शिक्षा और रोजगार का लक्ष्य बनाकर भी काम किया है और 3 साल के पाठ्यक्रम में रोज गोरामुखी पाठ्यक्रमों को जोड़ा गया और उन्होंने यूजी के पहले साल से इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप और फील्ड प्रोजेक्ट और सामुदायिक सहभागिता वाले पाठ्यक्रम को शुरू करवाया। माना जाता है कि उनके कार्यकाल में उच्च शिक्षा विभाग के प्रयासों से साल 2020-21 में स्कूल नामांकन अनुपात 27.1 दर्जन कर मध्य प्रदेश ने लंबी छलांग भी लगाई थी। डॉक्टर मोहन यादव ने यूजी के बेसिक कोर्स में हिंदी और अंग्रेजी भाषा के साथ पर्यावरण अध्ययन, योग और ध्यान पाठ्यक्रम को अनिवार्य किया। स्टार्टअप और उद्यमिता, व्यक्तित्व विकास, चरित्र निर्माण और महिला सशक्तिकरण पाठ्यक्रम को भी जोड़ा गया। नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिलने के बाद लागू की गई। नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य इंडिया में एजुकेशन को ग्लोबल लेवल पर लाना है, जिससे भारत महाशक्ति बन सके और नई नीति के तहत स्कूल से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा नीति में बदलाव किया गया और इसके तहत नॉलेज के साथ ही उनकी हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट शामिल है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात भी होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, आपको वो सुनवाते हैं। हमारे सामने आजादी के बाद खड़ा हुआ कि जब हम हिंदी में शब्द गुरु ढूंढे तो गुरु हिंदी का शब्द नहीं है, गुरु शब्द संस्कृत से आता है। हिंदी में शिक्षक पे अटकती गाड़ी, तो सवाल यह उठता कि शिक्षक और गुरु का अंतर करें। तो शिक्षक और गुरु का अंतर करना ये थोड़ा हमारे सामने धर्म संकट भी खड़ा करता है, लेकिन हमको अपनी भावना से, चूंकि हम तो जैसे आयुर्वेद के पास जाओगे, वो दुनिया में जीवन व्यतीत करते हैं, तो दुनिया के अंदर माखन के ऊपर कुछ नहीं है। दूध होगा, दही होगा, माखन बनेगा, माखन के बाद यूरोप सहित कहीं भी एशिया के दूसरे देशों में चले जाओ, दक्षिण एशिया में आओगे तो माखन को गर्म कर दो तो घी मिलेगा। ये जहां जहां आयुर्वेद वहीं मिलने वाला, बाकी जगह मिलने वाला नहीं है। ये हमारी प्राचीन परंपराओं से जोड़ता है। उसी प्रकार से चूंकि हम अपने गुरु शिष्य परंपरा को जानते हैं और गुरु की बात करते हैं तो हमारी अतीत की सनातन संस्कृति तक हम जुड़ जाते हैं। और गुरु शिक्षक में अंतर करोगे तो बहुत सरलता से कोई समझाने जाएगा तो शिक्षक वो जो सिलेबस से पढ़ा है सरल भाषा में, और जो सिलेबस के ऊपर है वो गुरु है। सिलेबस बनाने के लिए एक अपना अध्ययन मंडल बनता है, वो अध्ययन मंडल डिसाइड करता है कि सिलेबस क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या आना चाहिए। इसलिए शिक्षक के आगे प्रशिक्षक आता है और शिक्षक गुरु के आगे कोई आगे न पीछे, दोनों की अपने आप में हमारी उनकी अपनी वैसे तो तुलना ही बेमानी, लेकिन शिक्षक भी गुरु हो सकता है। ऐसा नहीं कि शिक्षक गुरु नहीं हो सकता, लेकिन गुरु होने के लिए शिक्षा की तरीके और शिक्षक होने के लिए उसकी अपनी सीमा में बात करेगा, पाठ्यक्रम में बात करेगा। गुरु इस जीवन की भी और जीवन की पूर्णता के बाद की भी हमारे ऊपर
माता पिता के समान एक आश्रय की छाया छोड़ता है, लेकिन इसमें फर्क आ जाता है। जैसे हम पाठ्यक्रम के अंदर जाते हैं तो हमारे अलग अलग सब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे, और जब सब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे तो सब्जेक्ट में निष्णात होना चाहिए। इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस बड़े संकट को निपटाने के लिए थोड़ी भूमिका हमारी भी है, जब हमने कुलपतियों का नाम बदल के कुलगुरु करने का प्रयास किया हमारी सरकार के। और बड़ी बहस में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। शिक्षाविद सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करती हूं सचिन जी आपका। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। और बीजेपी प्रवक्ता राजेंद्र सिंह ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले रविंद्र दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप आज के दौर में शिक्षा के ग्राफ को अगर समझा जाए तो कहाँ देखते हैं? देखिए, शिक्षा का जो ग्राफ, हेलो जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, देखिए, शिक्षा का जो ग्राफ है हम उसको यदि देखेंगे तो हमारे यहाँ दो तरह की शिक्षा प्रणाली चल रही है, एक शासकीय स्कूलों में और एक निजी विद्यालयों में। जो प्रारंभिक शिक्षा है प्राइमरी, देखिए 34 साल बाद एक नई शिक्षा नीति बदली जिसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। देखिए 34 साल में दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई है, तकनीक का साधन हो गया, चाहे रोजगार से उसको जोड़ा जाए या कौशल विकास से जोड़ा जाए, तो इन सब चीजों को जोड़ने की इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। अब जो शिक्षा नीति बनी है उस नीति में यदि सब देखा जाए तो तमाम चीजें उसमें गुण भी हैं, उसमें दोष भी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ उसमें सारी अच्छाइयां भी हैं, कुछ दोष भी है। देखिए, यदि शिक्षा को हम देखेंगे तो आज जो हमारी शिक्षा नीति है वो हमारे साथ ऐसा हो गया, उसका व्यापारीकरण हो गया है। व्यापारीकरण होने से क्या हो रहा है कि महंगी शिक्षा इतनी महंगी हो गई है निजी विश्वविद्यालयों में, जहां आम आदमी की कमर टूटी जा रही है और उसको लेकर कोई नीति नहीं बन पा रही। शिक्षा जो सरकारी स्कूल है उनको जरूर अब देखिए सीएम राइज बनाया जा रहा है, पीएम राइज बनाया जा रहा है। पहले वो मॉडल स्कूल थे, तो मॉडल स्कूल के माध्यम से सरकारी स्कूलों, लेकिन वो जो गुणवत्ता उन स्कूलों में रहेगी, यानी जो मॉडल स्कूल्स में थे सरकारी स्कूलों में, वो हमारे प्राथमिक स्कूलों में उतनी अच्छी शिक्षा नहीं थी। तो उस स्कूल को, शिक्षा को सुधारने के लिए हमको इसमें अभी से प्रयास करना चाहिए। तो जो नई शिक्षा नीति में दिख रहा है, लेकिन क्या सरकारी स्कूलों में वो संसाधन उपस्थित होंगे? क्या वो सब पैमाने उस स्तर के सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो निजी स्कूलों में रहेगी? जो तकनीकी निजी स्कूल उपयोग करेंगे, क्या उस तकनीक का उपयोग हमारे सरकारी स्कूल कर पाएंगे? क्या वो टीचर उतने संसाधन है या उनकी शिक्षा की गुणवत्ता, जो उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम है या उनकी भर्ती है, उस नीति में कोई बदलाव आएगा? क्या उनकी भी शिक्षा का जो प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम है उसमें बदलाव आएगा? जो बीएड का सिस्टम है, जो बीएड की पढ़ाई है या उनका ट्रेनिंग, टीचर्स की ट्रेनिंग का है, उसको कैसे उपयोग किया जाएगा, इन सब बातों को लेकर सामने आने वाला है। देखिए, शिक्षा नीति में सबसे अच्छी बात है क्षेत्रीय भाषा का भी उपयोग किया गया है। कोई भाषा किसी पर थोपी नहीं जाएगी, लेकिन इससे दो वर्ग बनने की संभावना जो अभी भी है और आगे भी रहेगी कि जो सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे 5वीं तक का बच्चा मातृभाषा में पढ़ेगा तो 6वीं से उसे इंग्लिश पढ़ सकता है, ले सकता है। तो उस बात को लेकर ही हमारे यहाँ, यदि हम एमपी की बात करें तो जो हम लोगों ने, जो मैंने 80 के दशक में 11th बोर्ड का किया है, तो मैंने भी 5वीं तक हिंदी में पढ़ा और 5वीं से मुझे अंग्रेजी विषय का ज्ञान हुआ और 9th के बाद मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या हिस्ट्री या बायोलॉजी में जाने का विकल्प मिलता था। लेकिन अब वही चीज यहाँ पर भी आ रही है कि 9th से सब्जेक्ट चयन करना पड़ेगा। अभी जो 10+2 में उसमें 11th में चयन करना पड़ता है, इसमें अब 9th की बात करना पड़ेगा। तो जो शिक्षा नीति है उस, देखिए, स्वभाव जो दुनिया में परिवर्तन हो रहा है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। लेकिन जो भाषागत बातें आ रही हैं, जो संसाधनगत बातें आ रही हैं, जो सरकार को अपने हिस्से की करना, क्या वो चीजें मुहैया करा पाएगी? क्या देखिए, सरकार ने जरूर कहा है कि हम जो अपने जीडी का 6% उस पर खर्च करेंगे, तो क्या सरकारी स्कूल जो वाकई में जिनकी जरूरत महसूस की जा रही है कि हमारा बड़ा तबका जो है ग्रामीण इलाकों में रहता है, जो गांव का परिवेश का है, तो क्या वाकई में सरकारी स्कूल उतने अच्छे बन पाएंगे? क्या उनमें टीचर की भर्ती उतनी अच्छी हो पाएगी? क्या वो हमारे जो सिलेबस है उसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल पाएगा? इन सब चीजों की बात, देखिए, शिक्षा जब भी हमारे आजादी के बाद से मिला, दुनिया में यदि भारतीयों ने झंडा गड़ाया, शिक्षा के माध्यम से पहचाना, ज्ञान के माध्यम से बढ़ाया उन्होंने। दुनिया में जहां भी प्राइवेट कंपनियों में बड़े बड़े लोग पदों पर बैठे, वो इन्हीं शिक्षा नीति से पढ़ के गए। पर यदि हम 34 साल बाद पढ़ रहे हैं तो विशेषज्ञों ने बनाया। देखिए, हम किसी विशेषज्ञ की उस पर शंका नहीं कर सकते, जिन विशेषज्ञों ने बनाया है। तो आप यदि उनने नीति बनाई है तो नीति का अमलीकरण में जो संकट आने वाला है, उस संकट को सरकार कैसे झेलेगी, राज्य कैसे झेलेंगे, राज्य के संसाधन कैसे झेलेंगे, इन सबसे बड़ी बात हमारे सामने आने वाली है। तो इन सब चीजों की चुनौतियां भी हैं। और देखिए, यदि नीति आ रही है, लड़के यदि कौशल विकास की बात आएगी तो जो बेरोजगारी का संकट है, आप खुद अपने काम कर सकते हैं। कोई बड़े बनना चाहता है, काश्तकारी का काम करना चाहता है, कोई किसान बनना चाहता है या कोई लोहार का काम करना चाहता है,
तो जो IIT में सिखाया जाता था, उस समावेशी नीति का कौशल विकास की बातें जो हो रही हैं वो प्राथमिक स्कूल से हो जाएंगी, तो बहुत सारी चीजें हमको साथ में समझ में आएगा कि लड़के की रुचि कहाँ पर है, वो किस ओर जाना चाहता है। सरकार ये भी कह रही है कि प्राथमिक स्कूल से जो प्राथमिक स्कूल होंगे उन स्कूलों के साथ ही हमको क्या करना है कि खेल के विकास में उसकी रुचि किस तरह है, क्या वो खेल को दौड़ना चाहता है, वो दौड़ना चाहता है, या हॉकी खेलना चाहता है, या फुटबॉल खेलना चाहता है, उसकी रुचि किस तरह है, या उसमें जो नेचुरल एबिलिटी की बात करते हैं हम, जिसमें हम प्राकृतिक रूप से जिसमें क्षमता की बात करते हैं, क्या वो पहलवान बनना चाहता है या बॉक्सर बनना सकता है। तो ये जो नीति है बचपन से उसे देखना है, तो प्राथमिक कक्षा से उसको जोड़कर और आगे लाने की बात सरकार कर रही है। ये बातें पहले भी थी, अभी भी है, पहले भी PTI होते थे, पहले भी खेल का कालखंड होता था, पहले भी संस्कृत थी, पहले भी इंग्लिश थी। और देखिए शिक्षा नीति में जो बदलाव हुआ वो आज की जरूरत थी, समय की बात थी। 34 साल पहले जो नीति बनी थी उसमें बदलाव सबसे जरूरी था, क्योंकि अब तकनीक का ज्ञान आ गया, इसलिए इसको स्वीकार करना पड़ेगा और उसमें जो अच्छाई है और सरकार को संसाधन उपलब्ध कराना पड़ेंगे। ठीक है, राजेंद्र सिंह ठाकुर जी से मैं जानना चाहूंगी। राजेंद्र जी, आज भी हमारे देश में सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो माँ बाप होते हैं, ज्यादातर माँ बाप की मैं बात कर रही हूँ, वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं? देखिए, जो अभी चर्चा हुई सारगर्भित, उसमें ये बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों को संसाधन के मामले में थोड़ा सा कमजोर आंका जाता है निजी विद्यालयों की अपेक्षा। और हर गार्जियन चाहता है कि उसके बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे और अच्छी से अच्छी सुविधाजनक शिक्षा दे। तो यहाँ अब जो नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, और जो अभी हमारे प्रदेश में भी और देश में अंदर जैसे एक्सीलेंस स्कूल चालू हुए हैं मुख्यमंत्री जी के अपने मध्य प्रदेश में, या सेंट्रल में भी PM श्री स्कूल, तो इनसे शिक्षा का जब बजट बढ़ेगा, संसाधन बढ़ेंगे, तो गुणवत्ता और दक्षता भी बढ़ेगी। जो जहां तक नई शिक्षा नीति का सवाल है, मैं अभी सुन रहा था जो हमारे विद्वान समीक्षक बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि समय के अनुरूप इसमें आवश्यकता थी और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये नई शिक्षा नीति लाई गई है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि रोजगार मुखी भी होगी, इसमें रोजगार के भी समान अवसर रहेंगे, साथ ही उसकी अभिरुचि और रुचि अनुरूप उसकी जो नैसर्गिक क्षमता है और दक्षता है उसका भी विकास होगा। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है कोई, या अगर देखें कि बेसिक जो छोटी छोटी जरूरतें हैं, कारपेंटर है या कोई चीज है, तो जो नैसर्गिक जो खेल खेल में सिखाई जाती थी पहले, वो नई शिक्षा नीति में उस चीज को, उस दक्षता को, उसकी योग्यता को और ज्यादा अधिक पॉलिश्ड किया जाएगा। साथ ही उसके लिए आगामी उसमें जैसे कॉलेज के बाद हम देखते थे कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अगर कोई ने छोड़ दिया तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था, लेकिन इसमें उसको डिप्लोमा के समकक्ष मान लिया जाएगा। तो ये कुछ बहुत सारी चीजें जो समय के अनुरूप मांग थी, उस मांग के अनुरूप ये नई शिक्षा नीति लागू की गई है। साथ ही एक गर्व की बात ये मध्य प्रदेश के लिए कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जब वो उच्च शिक्षा मंत्री थे, तो उनकी एक महती भूमिका इस नई शिक्षा नीति के निर्माण में या इसके पूरे जो खाका तैयार किया गया उसमें उनकी महती भूमिका रही थी। तो मैं आशान्वित हूं कि नई शिक्षा नीति से न सिर्फ देश का और प्रदेश का विकास होगा, बल्कि पूरे जो शिक्षा का एक हमारा स्ट्रक्चर है उसमें नए आयाम स्थापित होंगे। निश्चित तौर पर युवाओं के लिए जो हमारे किशोर नई पौध तैयार हो रही है उसके लिए एक रोजगार मुखी शिक्षा भी मिलेगी। और साथ ही मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छी बात ये रहेगी कि चूंकि हमारे मुख्यमंत्री जी की इसमें विशेष रुचि है, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि और अधिक संसाधन और साधन सरकारी स्कूलों में भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि जो आज अभी आपने जो एक बात कही कि कहीं ना कहीं निजी और सरकारी स्कूल के बीच जो एक संसाधन वाला गैप है उसको पाटने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बजट भी बढ़ाया है, खर्च भी बढ़ा रही है अपने। तो निश्चित तौर पर इन सारी चीजों को अगर समाहित किया जाए तो आने वाले समय में जो नई शिक्षा नीति और जो नई जनरेशन आएगी उसके लिए ये निश्चित तौर पर एक दूरगामी रूप से एक सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी पहल है। ठीक है, सचिन जी का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि ये शिक्षाविद है, अच्छी जानकारी शिक्षा के बारे में रखते हैं। सचिन जी, नई शिक्षा नीति को आप किस तरह से देखते हैं? जी, पहले तो सभी को नमस्कार और शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। मेरा ये मानना है कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि व्यक्ति को संस्कारी बनाना, एक कौशलवान व्यक्ति बने और उसके साथ साथ फिर वो अच्छा रोजगार प्राप्त करे।
तो नई शिक्षा नीति लागू करने का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अच्छा संस्कारवान व्यक्ति बने। हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने देखा कि जब भी दुनिया में, भारत में हमने कहीं देखा कि कोई बड़े घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुए, बड़े आश्चर्य की बात है कि वो कहीं भी जो घोटाला करा किसी अनपढ़ व्यक्ति ने, कम पढ़े लिखे व्यक्ति ने नहीं किया है, वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति रहा है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ा लिखा रहा है। तो इससे शिक्षा किस काम की कि जो उसको बड़ा अधिकारी तो बना पाया, उसको बड़ा पद तो दे पाया, और उसके अंतर्गत ये संस्कार नहीं दे पाया, ये सही गलत की शिक्षा पाया कि भाई मेरा काम क्या है, मेरा फर्ज क्या है, और मैं क्या ये भ्रष्टाचार करूं। तो नई शिक्षा नीति में इन्हीं बातों का समावेश है कि व्यक्ति को इस रूप में तैयार करना कि वो सही व्यक्ति बने, अपनी मातृभाषा सीखे, अपने देश के बारे में जाने। आज जब मैं पढ़ाता हूँ, मैं फाइनेंस का टीचर हूँ, प्रदेश के नंबर 1 संस्थान में मैं पढ़ाता हूँ। जब हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र में जब हमको डेफिनेशन देते हैं तो हमारे सामने जो नाम आते हैं वो नाम किस किस का आता है, मार्शल का आता है, रॉबिन्स का आता है। ये अच्छे अर्थशास्त्री हैं, पर हम ये भी ध्यान नहीं रखते कि हमारे यहाँ पर जो पहला रहा है, जो अर्थशास्त्री रहा है, वो चाणक्य रहा है, जिसने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। हमारा जो देश रहा है भारत, वो कभी भी, अभी हमने ये कहां से स्थापित कर दिया कि कृषि प्रधान देश रहा है। सारी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें हमारा 25% का कंट्रीब्यूशन रहता था। तो आज ऐसी कई गौरवशाली बातें हैं जो क्या हम अपने विद्यार्थियों को बता पा रहे हैं, क्या अपने युवाओं को बता पा रहे हैं, क्या वो चीज उन्हें सिखा पा रहे हैं। तो ये सारी बातें नई शिक्षा नीति में इन सभी चीजों का समावेश है। और एक बड़ी बात कि यदि युवा या विद्यार्थी स्किल्ड नहीं रहेगा, उसके पास हुनर नहीं रहेगा, तो दुनिया में, देश में, भारत में कोई भी सरकार रहे, सभी को रोजगार देना असंभव है। या युवा का यदि ये माइंडसेट नहीं बनेगा कि वो भाई हमारा जिसको बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़े, स्वरोजगार की ओर बढ़े, तो इन बातों का समावेश नई शिक्षा नीति में। हाँ, मैं इस चीज से सहमत करता हूं कि अभी नई शिक्षा नीति जिस प्रकार से लागू होना चाहिए, बड़े गर्व की बात है कि हमारा मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति स्वीकार की, तो अभी उस रूप में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। कुछ कमियां जरूर हैं, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि कोई भी नया सिस्टम आता है वो वास्तव में 10-12 साल में लागू होगी, तो शुरुआत में समस्याएं भी आती हैं, सही रूप में एप्लीकेबल भी नहीं होती है। पर यदि ये वास्तविक रूप में जिस स्वरूप में सोची गई है, जितने विद्वानों से बात की गई है, जितने लोगों का इसमें ओपिनियन लिया गया है, यदि ये वास्तविक रूप में ये शिक्षा नीति लागू होती है तो निश्चित ही ये भारत की भाग्य विधाता नीति लागू होगी और इसके परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं यदि ये इनके प्रकरण हमने चाहे जैसा इसका मतलब निकाल के इसको लागू किया तो ये भी एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि इस नई शिक्षा नीति का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग किस प्रकार से कर पाते हैं। सचिन जी, जिस तरह से आपने कहा कि बड़े बड़े घोटाले करने वाले भी पढ़े लिखे होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि कुछ शिक्षाएं घर से भी हमें मिलती हैं? जी, मैं यही तो बोला कि शिक्षा हम उसे दे रहे हैं, हम उसे योग्य बना रहे हैं, वो बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर रहा है, बड़े बड़े पद ला रहा है, एक्सपर्ट है, पर हम उसको एक सामान्य चरित्र नहीं दे पाए। जब कभी हमारे यहाँ पर वो एक अनपढ़ और एक मजदूर में वो चरित्र है कि ये पाप की कमाई होती है, ये मेहनत की कमाई होती है, पाप का पैसा मैं कमाऊंगा तो मुझे दूसरे को जवाब देना पड़ेगा, मेरी पीढ़ियों को वो भोगना पड़ेगा। तो वो अनपढ़ आदमी अच्छा है, ये पढ़ा लिखा आदमी अच्छा। तो कहीं ना कहीं हमें किसी भी रूप में हर समस्या का जो समाधान है, हमारी शिक्षा नीति में हमको चरित्र और संस्कार, ये चीजें तो शामिल करना ही पड़ेगी। ठीक है, रविंद्र दुबे जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज शिक्षा में किस तरह के बदलाव की जरूरत आपको लगता है कि ये जरूरत होनी चाहिए, किस तरह की जरूरत महसूस करते हैं? देखिए, शिक्षा में जो बदलाव है, नीति है, जो अपन कहेंगे सिलेबस बनेगा, वो सब अच्छी चीज है, उसमें कहीं कोई गलती नहीं, को बहुत विद्वानों ने बनाया है, बहुत वाकई में बहुत सारे लोगों से ओपिनियन लिया गया, 3 साल उसमें मेहनत किया गया, सरकार ने 2017 में आयोग बना दिया था, 2019 में रिपोर्ट आती है, उसके बाद लागू होती है, और अब उस पर काम चल रहा है कि उसको किया है। अब देखिए, शिक्षा में सबसे बड़ी दिक्कत कहां पर आने वाली है? प्राइमरी में। प्राइमरी में कहां आने वाली है? अब 3000 और 4000 रुपए का संविदा टीचर रखे हुए, कैसे काम चलेगा? जब सरकारी स्कूल में 3000 और 4000 रुपए का संविदा टीचर रहेगा, प्राथमिक में 6000 से 8000 का संविदा शिक्षक रहेगा, तो उस शिक्षा नीति का क्या, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा? वही प्राइवेट स्कूल वाला जब 20,000, 25,000 या 30,000 का टीचर रखता है, वो मेहनत करके पढ़ाता है, वो अपने घर से किताब में पहले उसको जो पढ़ाना रहता है उसका पूरा तैयार करके आता है और फिर स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। यदि सरकार को भी अपने सरकारी स्कूलों को सुधारना है तो उसका वेतन स्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा, उनको नई भर्तियां करना पड़ेंगी, उन्हें स्किल्ड लोग लाना पड़ेंगे, एजुकेट लाना नहीं पड़ेगा, जो स्किल्ड हो, वाकई में स्किल्ड हो, जो पढ़ाना चाहते हो, जिनके मन में लालसा हो कि हमको शिक्षक ने, जो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे हमको गुरु बनना है, वो हर क्षेत्र में अपने आप को गुरु बनाने की कोशिश करें। कई विद्यार्थी ऐसे बनाते हैं, कई उनके शिष्य ऐसे बनाते हैं
जो देश दुनिया में जाकर नाम रोशन करें। तो उसके लिए अच्छा होगा, सबसे पहले आपको शिक्षित टीचर लाना पड़ेगा जो स्किल्ड हो, जिनमें पढ़ाने की कला हो, जो सिखाने की कला हो, जो सिखाना जानता हो, जो पढ़ाना जानता हो। उनके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। यदि हम जीडीपी का सही में खर्च करना चाहते हैं, यदि वो वाकई में ईमानदारी से खर्च हो, उसमें भ्रष्टाचार ना हो, उसमें नीति में जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं अभी भी कई जगह शिक्षकों की भर्ती हो रही है, उसमें कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। यदि सरकार अपनी स्वेच्छा से और ईमानदारी के साथ इस नीति को लागू करना चाहती है तो सबसे पहले हमको जो पढ़ाने वाले लोग हैं, शिक्षक है, उसकी भर्ती की प्रक्रिया को सुधारना पड़ेगा और उसमें बड़ा अच्छे लोगों को लेके आइए आप, चाहे कैसे वो स्किल्ड लेके आइए जो वाकई में पढ़ाना चाहते हैं। रोजगार के लिए मत लेके आइए कि मुझे मेरी नौकरी मिल जाएगी, मेरे को वेतन मिलने लगेगा, मेरा परिवार चलने लगेगा। बिल्कुल नहीं, आप ऐसे लोगों को लाइए जो स्किल्ड हो, जो वाकई में पढ़ाना चाहते हो, तभी शिक्षा का नीति का सही कारगर साबित होगी। और देश दुनिया में जैसा जो लोग कल्पना करते हैं कि या हम भी कहते हैं कि हमको विश्व गुरु बनना है या हम पूरे देश दुनिया में भारत का नाम करना है, तो तभी काम होगा जब हम अच्छे शिक्षक मिलेंगे, अच्छे ट्रेनिंग देने वाले मिलेंगे, अच्छे खेल के प्रशिक्षक मिलेंगे जिन्हें हम पीटीआई कहते हैं। यदि वो अच्छे लोग होंगे तो अच्छे स्टूडेंट निकलेंगे, अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे, तभी जाके जब नींव मजबूत होगी तभी जाके वो उच्च शिक्षा में जाएंगे और उस सुपर हायर एजुकेशन में जाएंगे। कौशल विकास होगा उनका। यदि वो कहीं जिस जगह पर जाएंगे वहां नाम रोशन करेंगे। तो पहले बेस मजबूत करने के लिए अच्छे शिक्षकों को लाना जरूरी है। जी चलिए ठीक है, राजेंद्र सिंह ठाकुर जी से जानना चाहूंगी कि अब बेस को मजबूत करने के लिए सरकार की क्या प्लानिंग है? देखिए, जो आप भी जानते हैं कि सरकार ने अपने बजट में भी उस चीज के लिए बड़ा प्रावधान किया है। और जो सचिन जी और सर कह रहे थे, इस बात से मैं सहमत हूं कि कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति में जो जोर दिया गया वो इस बात पे है कि हम सबसे पहले तो एक अच्छा नागरिक तैयार करें जो संस्कारवान हो, जिसके अंदर चारित्रिक विशेषताएं हो, जो डिवोशन के साथ राष्ट्र के साथ जोड़ के काम करेगा। अगर ये चीजें अपने आप में किसी व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो निश्चित तौर पर जो उन्होंने एक आशंका व्यक्त की थी कि पढ़ा लिखा आदमी भ्रष्टाचार करता है या जो करता है, तो जो व्यक्ति संस्कार के साथ जोड़ेगा तो वो निश्चित तौर पर इन चीजों को अवॉइड करेगा और राष्ट्र विकास में उसका योगदान अधिक होगा। दूसरी चीज जो सर कह रहे थे कि स्ट्रक्चर और सैलरी स्ट्रक्चर या उसके प्राइवेट की अपेक्षा, तो मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक मैं समझता हूं प्राइवेट स्कूल में भी कोई बहुत ज्यादा सैलरी नहीं रहती है, क्योंकि सरकारी शिक्षक के समकक्षी रहती है। लेकिन जब सरकारी शिक्षक की बात की जाएगी, सरकारी शिक्षक को जब अपन अच्छे वेतन के साथ योग्यता के आधार पर चयन होता है, तमाम शिक्षकों के लिए हम जानते हैं कि बीएड जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रशिक्षित व्यक्ति ही शिक्षक बन रहा है। तो ये तो आने वाले समय में, और जो एक बड़ी बात है कि कोई भी शिक्षा नीति अभी लागू की गई है तो निश्चित तौर पर उसमें अगर समय समय अनुरूप कोई चीजें अगर खामियां भी या कोई थोड़ी बहुत कमी नजर आएगी तो उसको समय के साथ और सुधार किया जाएगा। लेकिन इस बात से आप भी सहमत रहेंगे कि इतनी देर जो हम पिछले 25 मिनट से चर्चा कर रहे हैं, कहीं भी कोई के मन में इस शिक्षा नीति को लेकर एक संशय नहीं है। सारे लोगों की एक ही भावना है, एक ही विचारधारा है और एक ही मत है। ये एक बड़ी बात है कि ये शिक्षा नीति का सबसे बड़ा जिस्ट जो है कि सभी लोग ये जानते हैं कि ये नई शिक्षा नीति जो लागू हो रही है ये भारत के भविष्य के लिए और हमारे प्रदेश और देश के जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए एक निश्चित ही मील का पत्थर साबित होगी। हमारी जो स्किल डेवलपमेंट है या जो उनके अंदर नैसर्गिक प्रतिभाएं हैं जो कई बार दब जाती है पढ़ाई के बोझ में, तो उसकी अपेक्षा उनकी जो नैसर्गिक प्रतिभा है उसका भी उभर कर सामने आएगी। और जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति सिर्फ अच्छा शिक्षक बने या अच्छा कोई इंजीनियर बने, वो अच्छा खिलाड़ी भी बन सकता है, अच्छा कारपेंटर भी बन सकता है। तो इस तरीके से ये पूरी शिक्षा नीति में समग्र चीजों को समाहित किया गया। तो इसका आने वाले समय में होपफुली बिल्कुल ये नई शिक्षा नीति मील का पत्थर साबित होगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है, माफी चाहूंगी, आपकी बात को काटना पड़ रहा है। तो ये नई शिक्षा नीति मील का पत्थर साबित होने जा रही है और डॉक्टर मोहन यादव की ओर से ये नई शिक्षा नीति लागू की गई।